नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तृतीय भाव का अन्य भावों के साथ क्या संबंध है। इससे पहले हम प्रथम भाव और द्वितीय भाव का अन्य भाव से संबंध वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं और अपने चार्ट के अनुसार अलग अलग लग्न के अलग अलग भावों में ग्रह का फल जानना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, जहां आपको संपूर्ण भृगु संहिता करके प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें लगभग 1054 वीडियो हैं और आप अपने लग्न के अनुसार वो वीडियो देख सकते हैं। या कोई ज्योतिष के मैथमेटिकल पोर्शन में रुचि रखता है और खुद से कैलकुलेट करना चाहता है तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में ग्रहों का गणित वाला पार्ट मिलेगा। और अगर कोई एकदम बेसिक से शुरुआत करना चाहता है तो आपको एक लघु ज्योतिष करके प्लेलिस्ट मिलेगी, जहां आपको बहुत ही लोअर लेवल या कहीं बिलो लोअर लेवल पर जाकर हमने एकदम शून्य से शुरुआत किया है। तो हमने अपने चैनल में पहले ही दिन से विजन एकदम क्लियर कर दिया था कि बेसिक, उसके बाद फिर हम इंटरमीडिएट और एडवांस, और ये लेवल पूरे होने के बाद फिर हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेकर आप लोगों के सामने आएंगे। फिलहाल अभी हम जो सीरीज हमने शुरू की हुई है उसमें हम एक भाव के जरिए करीब करीब सभी भावों के साथ संबंध उसका निकालने का प्रयास करते हैं। और जितना ज्यादा आप इसकी डेप्थ में जाएंगे उतना ही ज्यादा आपके जो फल होंगे, आपके जो फलित आप कर रहे हैं उसमें शार्पनेस आएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं तृतीय भाव से। तो तृतीय भाव वैसे हम अब तक आपने अगर हमारे चैनल के पुराने वीडियो देखे होंगे तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि तृतीय भाव सामान्यतः कुंडली में, जातक की कुंडली में किसकी बात करता है? अकेले। लेकिन इससे हम और भी कई बातें जान सकते हैं अगर हम इसका संबंध दूसरे भावों के साथ देखने लग जाएं। मिसाल के तौर पर आपका रियल एस्टेट, आपकी प्रॉपर्टी, और अगर इससे गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 गिनते हैं तो ये आता है हमारी प्रॉपर्टी में जालसाजी, हमारी प्रॉपर्टी का व्यय, हमारी प्रॉपर्टी का नुकसान। तो इस प्रकार का कभी संबंध बनता है तो हमें थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए कि भाई हमारी प्रॉपर्टी में कोई जालसाजी ना करे। क्लियर? और खासकर हम इसका, अगर आपका टाइम एकदम एक्यूरेट है, पहले तो आप ये संबंध बनाना सीखें और इस संबंध को आप D4 चार्ट में जाकर भी देख सकते हैं कि भाई आपका फोर्थ का संबंध अगर आपके थर्ड के साथ आ रहा है तो उस प्रकार की चीजों को हमें देखना है कि कोई हमारे प्रॉपर्टी में जालसाजी ना करे। क्लियर? और क्या क्या बताता है वो हमने यहां सिलसिलेवार ढंग से लिखा हुआ है, तो उसी प्रकार से हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। चौथे भाव से 12वां भाव, तो क्योंकि चौथा भाव किसी के भी चार्ट में माता को बताता है, रियल एस्टेट, भवन की बात करता है, इसीलिए भवन का व्यय माना जाता है या भवन से संबंधित जो भी हानियां हैं वो हम तीसरे भाव से देखते हैं। और अगर उसका जो स्वामी है वो हेल्थी मूड में बैठा हुआ है तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? भाई मिसाल के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे कालपुरुष की कुंडली में ये चंद्रमा का भाव है, ये बुध का भाव है, तो बुध तो ठीक है, शत्रु मानते हैं चंद्रमा को, लेकिन चंद्रमा इनको अपना मित्र मानता है। तो अगर बुध यहां बैठ जाते हैं तो फिर हम इतना बुरा नहीं बोलेंगे। हालांकि दिमाग में ये बात आती है, हम कब बुरा बोलेंगे? जब चंद्रमा जैसे ग्रह का कोई ऐसा शत्रु, जैसे शनि मान लीजिए आप, तो शनि का संबंध चंद्रमा के साथ बन रहा है, या हम ये भी कह सकते हैं कि चंद्रमा आपका कहीं पीड़ित है तृतीय भाव में। क्लियर? तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि अगर पीड़ित चंद्रमा तृतीय भाव में है तो फिर वो भी आपके चतुर्थ से 12 नंबर में कुछ प्रकार का संबंध जान पड़ता है। तो ये यानी आपके कलेक्शन में, आपके ज्योतिषीय ज्ञान में ये सारी बातें डालनी जरूरी है। अभी तक हमने इसको क्या समझा था? सिर्फ हमारा पराक्रम, हमारा जो जिसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन,
क्लियर हो गया। फॉर्मल कम्युनिकेशन जो हमारा वार्तालाप चलता है कि भाई जैसे दो देशों में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन, एक हमारा नॉन फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, वो हम दूसरे भाव से देखते हैं। ये कहा भी जाता है जिसका दूसरा भाव ज्यादा बली हो उसको फॉर्मल की अपेक्षा इनफॉर्मल पर ही ज्यादा जोर देना चाहिए। इनफॉर्मल मीट होगी तो उससे फॉर्मल से भी ज्यादा फायदा हो जाता है। और अगर किसी का तीसरा भाव बली है तो तीसरा भाव का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिए। तो दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। दूसरे भाव में हम सामान्यतः स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, फैमिली कम्युनिकेशन की बात करते हैं, लेकिन तीसरे भाव में हम फॉर्मल कम्युनिकेशन की बात करते हैं, जिसको हम औपचारिक वार्तालाप भी बोलते हैं। क्लियर? और क्लियर हो गया। तो इससे 12 और क्या बताता है, 5वें से 11, 5वां नंबर होता है हमारा डिग्री सर्टिफिकेशन। ध्यान रखना है आपका विद्या या कह सकते हैं आपका जो एजुकेशनल एबिलिटी, आपका एजुकेशनल इंटरेस्ट वो चतुर्थ भाव है, लेकिन आपको जो डिग्री आपने की है उसका डायरेक्ट बेनिफिट हम कहां से देखते हैं, तीसरे नंबर से देखते हैं या तीसरे भाव से देखते हैं। तो 5वें से 11, क्लियर? तो शिक्षा का लाभ और बच्चों का लाभ, आपके जो संतान है पंचम भाव से देखे जाते हैं। तो आपके पास अगर संतानों का चार्ट फिलहाल में नहीं है, कोई ऐसी कुंडली आपके पास आई है कि फैमिली में एक ही व्यक्ति का डाटा करेक्ट है या दूसरे लोग नहीं जानते हैं, बच्चों के बारे में नहीं जानते हैं, बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं। कई दफा ऐसा हो जाता है कि भाई कोई डाइवोर्स का केस है, बच्चे उनके साथ नहीं रहते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों के बारे में जानना चाहता है, उनको अपने बच्चों की डिटेल वगैरह नहीं पता है। तो हम बता सकते हैं कि भाई बच्चों का फायदा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर इससे 11 नंबर, यानी देखिए पहले तो हमें यह देखना है कि जिस विषय के बारे में देख रहे हैं उसकी स्थिति ठीक है कि नहीं है। भाई सर्वप्रथम जो फील कर रहा है, जो फील करने वाला है उन सब चीजों को, उसको तो अच्छा होना ही चाहिए। पता लगा कई बार हमारी संतानें बहुत अच्छी हैं, सुंदर मुंदर सब कुछ है, लेकिन उसका जो एक लाभ दृष्टि जो होती है, जो हमें लाभ मिलना चाहिए उससे या संतानों को लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा, हम स्पेशली अभी संतानों के लाभ की बात कर रहे हैं। क्लियर? संतानों से हमें क्या लाभ मिल रहा है उसकी बात अभी हम नहीं कर रहे हैं, संतानों के जीवन में उसको लाभ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमने देखा भाई हमारा तीसरा भाव बहुत अच्छी अवस्था में है, तो भाई निश्चित रूप से उसको लाभ मिलेगा। क्लियर? तो शिक्षा से वो आपके लाभ की बात कर रहा है, संतानों को उनके लाभ की बात कर रहा है। क्लियर हो गया? बच्चों का लाभ जो उनको डिलीवर होगा। छठे भाव से 10वां, छठा भाव क्या बताता है, छठे भाव से 10वां। क्लियर हो गया? हम 10 नंबर पर सामान्यतः पद की बात करते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करते हैं। तो 6 नंबर से हम मां के भाई बहनों को देखते हैं। मां के भाई बहन यानी मामा मौसी, वो कोई उच्चतम पद पर है, अच्छे पद पर है, उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा, उनका सोशल स्टेटस बहुत बढ़िया है। तो यहां से देखते हैं कि भाई अगर आपका तीसरा भाव बली है, छठे के साथ भी अच्छा संबंध आ रहा है, तो आपके मामा और मौसी के अच्छे पद का आप समाज में यश उठाएंगे। यश यानी जैसे कई दफा हम कह देते हैं कि भाई आप कौन है, कि जी मेरा मामा वो है, तो उसका फायदा हम तब लेते हैं जब हमारा छठा भाव और हमारा तीसरा भाव बली आता है। तो मामा पक्ष से फायदा, मौसी पक्ष से फायदा। कई दफा तो ऐसा हो जाता है कि भाई खाली हमारा कोई मौसी इतने अच्छे पद पर है, उन्हीं के नाम से हमारे कई काम हो जाते हैं, यानी हमारे पराक्रम को बढ़ाने में उनका नाम बहुत ज्यादा फायदा करता है। वो तभी होगा जब छठा भाव बली है और छठे और तीसरे भाव का भी संबंध बहुत अच्छा आ रहा है। क्लियर? और 7वें से 9वां, क्लियर होगा? 7th हाउस से हम क्या देखते हैं, 7th हाउस स्पाउस का माना जाता है। अगर ये किसी महिला जातक की कुंडली है तो उसका हस्बैंड, और पुरुष जातक की है तो उसकी वाइफ। तो उससे 9वें की बात करते हैं, तो अगर आप मान लीजिए पुरुष जातक की कुंडली है तो उसकी वाइफ कोई बड़ी यात्रा पे जाना चाहती है, कोई हायर रिसर्च करना चाहती है, सिर्फ उसकी कुंडली से अंदाजा लगा रहे हैं कि भाई वो कैसी स्थिति में बैठा है। कहते जी बुध अपने से 2 होकर बैठा हुआ है चंद्रमा के भाव में, और या कह सकते हैं बुध एक्सेल्ड होकर बैठा हुआ है अपनी ही, आपको पता है बुध अपनी राशि में ही स्वग्रही, अपनी राशि में ही मूल त्रिकोण और अपनी ही राशि में उच्च का माना जाता है। क्लियर हो गया?
तो ये कन्या राशि में उच्च की डिग्रियों में बैठा हुआ है, तो हम समझ सकते हैं कि भाई निश्चित रूप से अगर फिर पार्टनर कुछ इस प्रकार का हायर रिसर्च करना चाहते हैं तो बहुत फायदा होगा। लंबी यात्रा करना चाहते हैं, बहुत दूर जाना चाहते हैं, फायदा होगा। उनके भाग्य के बारे में अंदाजा भी हम यहां से लगाते हैं। क्लियर होगा? पार्टनर का भाग्य, पार्टनर के पिता, पार्टनर का जो जंघा वाला पार्ट है, पार्टनर के थाई पार्ट प्रोएक्टिव है कि नहीं है, पार्टनर को कोई जंघा में प्रॉब्लम है कि नहीं है, फीमर संबंध, फीमर यानी शरीर का सबसे मजबूत जो हड्डी माना जाता है और जो स्ट्रॉन्गेस्ट बोन है वो फीमर होता है। क्लियर हो गया? तो हम उसका अंदाजा भी अपने स्पाउस के फीमर का अंदाजा भी थर्ड हाउस से लगाते हैं। क्लियर? तो इसमें हम और एर्थ से एर्थ भी है। क्लियर हो गया? एर्थ हाउस से एर्थ है, यहां से गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम है। तो 8वां भाव क्या बताता है? 8वां भाव जीवन में जो भी हम कष्ट की बात करते हैं अष्टम भाव से देखते हैं। क्लियर हो गया? दुर्भाग्य, वेदनाएं, अगर अष्टम भाव कहीं पीड़ित अवस्था में बना हुआ है तो वो आपको वेदनाएं, और जैसे आपने कोई कहता जी मुझे इससे निजात कब मिल रही है, तो कह रहा है वेदनाओं का अंत, दुर्भाग्य का अंत। फिर आपने देखा भाई तीसरे भाव का अच्छा संबंध आ रहा है, या हम जब कभी भी विपरीत राजयोग देखते हैं 3 6 8 12 इनके आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं, ध्यान दीजिए, लेकिन उसमें केंद्राधिपति यानी जो केंद्र के प्लैनेट है, मूल त्रिकोण है, 11 नंबर और 2 नंबर वो शामिल ना हो। क्लियर हो गया? अगर ऐसा होता है कि 3 6 8 12 आपस में एक दूसरे को इंटरचेंज कर लेते हैं, जैसे इसका स्वामी अभी यहां बैठ गया, तो फिर ये विपरीत राजयोग का जबरदस्त फायदा होगा। स्पेशली इसको क्या बोल रहे हैं कि भाई जीवन में विपरीत राजयोग का अर्थ क्या होता है, कई लोगों ने इसको भी बड़ा ज्यादा गलत समझा हुआ है। विपरीत राजयोग कभी भी राजयोग नहीं होता, हमें यह समझना है। विपरीत राजयोग में सुख तो ज्यादा मिलता है, लेकिन विपरीत राजयोग में विपरीत परिस्थितियों का सामना करने के बाद सुख मिलता है। ये कुछ ऐसे ही है कि जैसे जीवन में किसी ने सिर्फ मीठा ही मीठा खाया है तो उसको शायद मीठे का सुख थोड़ा अटपटा हो जाता है, कम लगना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर उसके जीवन में विपरीत राजयोग वाला टेस्ट है तो बीच में हो सकता है उसको कुछ दिन कड़वा खाना पड़े, और फिर जब उसको 10 दिन के बाद मीठा खिलाएंगे तो फिर उसको आनंद आ जाएगा। तो विपरीत राजयोग का अर्थ होता है कि भाई सुख, तुलनात्मक दृष्टि से हम, क्योंकि सुख का तात्पर्य क्या है भाई, दुख जीवन में आएगा तभी सुख का अनुभव कर सकते हैं, नहीं तो हम सुख का अनुभव ही नहीं कर सकते हैं। आप एक बार इमेजिन करके देखिए कि आपके जीवन में आप शुरू से ही रिचेस्ट फैमिली में पैदा हुए हैं, कभी कोई धन की कमी नहीं रही, तो आप फिर उसका सुख त्याग देंगे, आपको उसका सुख ही लगेगा नहीं। कहता ये थोड़ी सुख होता है, तो सुख के लिए कहीं ना कहीं दुख की भी आवश्यकता है। तो विपरीत राजयोग की जहां बात आती है या नीच भंग राजयोग की बात आती है, वहां सुख तो बढ़ जाता है, लेकिन हमें यह बात याद रखनी है कि उसका नेगेटिव फेज वो आपको बियर करना पड़ता है। विपरीत परिस्थितियों के बाद बड़ा अच्छा सुखद अनुभव होता है, वो विपरीत राजयोग है। नीच भंग में भी आपको विपरीत परिस्थितियों का सामना शुरुआत में करना पड़ेगा। कोई ग्रह अगर नीच का बैठा है, इसका मतलब वो नीच का फल देगा, लेकिन वो नीच भंग राजयोग में आ रहा है तो वो जबरदस्त, भाई जैसे कोई राजकुमार बना है, लेकिन वो राजकुमार अपने अथक प्रयास से बना है, तो वो अंतर समझता है कि जमीन में रहना क्या होता है और आसमान में उड़ना क्या होता है, वो दोनों के बीच में अंतर समझता है। लेकिन अगर वो शुरुआत से ही कोई आसमान में ही उड़ा है तो वो राजयोग तो ठीक है, लेकिन वो जो विपरीत राजयोग या नीच भंग राजयोग का टेस्ट है वो नहीं वो ले पाया है। तो दोनों में अंतर समझना, अपना अपना नजरिया है देखने का कि भाई हम किसको ज्यादा वेटेज दे रहे हैं, किसको कम वेटेज दे रहे हैं। लेकिन ये तो बात तय है कि सुख का अनुभव करने के लिए जीवन में दुख देखना भी जरूरी है, नहीं तो हम सुख का अनुभव नहीं कर सकते। क्लियर? तो दुर्भाग्य वेदनाओं का अंत, क्लियर हो गया? नेगेटिव का नेगेटिव हो गया तो ये पॉजिटिव। तो जब कभी भी आपको इस प्रकार का कोई संकटों का समय चल रहा है, आपने देखा तीसरे भाव की कोई अंतरदशा लग गई है या प्रतंत्र दशा लग गई है, या इसका स्वामी यहां विपरीत राजयोग में बैठा है,
तो आप उसको बोलेंगे भाई आपको ये ठीक है, नेगेटिव परिस्थितियां मिली हैं, लेकिन विपरीत राजयोग बन रहा है, निश्चित रूप से आपका ये पार्ट पूरी तरह खत्म होगा नेगेटिव, और आपको जीवन में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। कई दफा क्या होता है, एक पीड़ा घर में आई और वो कभी भी जा ही नहीं पाई, उस पीड़ा ने परिवार का अंत कर दिया। क्लियर? तो वो बड़ा ही दुखदाई होता है। लेकिन जब हमारे चार्ट में कोई ऐसे संयोग बनते हैं कि भाई विपरीत राजयोग है, नीच भंग राजयोग है, तो पीड़ा आती है लेकिन वो हमें एनर्जी देती है और फिर वो चली जाती है। क्लियर? कई बार बोलते हैं ना भाई दुखों का इंपॉर्टेंस क्या है, कष्टों का इंपॉर्टेंस क्या है। कष्ट हमें हमारा जो प्रारब्ध है, कोई ऐसा हमसे गलती हुई है, भूल हुई है, हमारे पापों से हमें मुक्त कर देता है और हम गंगा जल की तरह फिर से पवित्र हो जाते हैं। ये कष्टों का इंपॉर्टेंस है। इसलिए कष्टों से हमें, क्योंकि मेरे कहने से या किसी और के कहने से जो प्रकृति का जो अटल सत्य है वो बदला नहीं जा सकता है, लेकिन अगर हम उसको देखने की दृष्टि बदल दें कि सर वो तो जीवन का एक अभिन्न अंग है, मृत्यु लोक में हम आदर्श की कल्पना कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम ये पार्ट लेकर चलते हैं तो यकीन माने यही सबसे बड़ा रेमेडी हो जाता है। कई दफा लोगों से जब बातचीत करते हैं तो पता लगता है वो अलग प्रकार की कल्पना करे बैठे हैं, जीवन उनका बहुत अच्छा है, लेकिन उन्होंने ये कल्पना कर रखी है कि शायद मृत्यु लोक में तो कभी कष्ट आना ही नहीं चाहिए। ये गलत चीज है। तो हमें ध्यान रखना है, अगर चीजों को देखने का नजरिया बदल देते हैं तो फिर हम पूरी तरह से उसी क्षण सुखी हो जाते हैं। और मोक्ष का अर्थ कभी भी मृत्यु नहीं है, यह भी आपको ध्यान रखना है। हम जीते जी भी मोक्ष ले सकते हैं अगर हमने सभी में इक्वालिटी दिखाई देने लग जाती। कहते भाई हमने बहुत साल सुख अनुभव किया, अभी हमें 6 महीने 1 साल काफी कष्ट रहा, लेकिन हमने जस्त का तस बने रहे, हमने ज्यादा परेशानी हमने अनुभव करने, अपने मन को अनुभव करने ही नहीं दी। इतने अच्छे ढंग से हमने चीजों को एनालाइज किया। तो वो भी जीवन का पार्ट है, उसकी भी इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं करना चाहिए। 9th से 7th पिता के साझीदारी, तो ये पिता है। और भाई अगर सामान्य रूल की बात करते हैं तो पिता से 7वां माता की बात करता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में कहें हम दशम भाव को नहीं मानते हैं पिता। ध्यान दीजिए, अगर हम दशम भाव मानते हो तो इनसे 7 नंबर पर माता आ जाती। हालांकि अगर हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो वहां पर दशम भाव से पिता को देखा जाता है, लेकिन भारतीय ज्योतिष में दशम भाव से पिता के एकत्रण को देखते हैं, पिता की संपत्ति को देखते हैं, ना कि पिता को देखते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें ध्यान रखना है, इनसे 7 है, इनसे 7 नंबर है, तो किसी प्रकार की पार्टनरशिप की बात करेगा भी, कोई पिता के साथ कोई पार्टनरशिप में था, उसने जालसाजी कर दी, हमने आपकी कुंडली देखी भाई 9 और 3 भावों का संबंध बहुत खराब आ रहा था, ये राहु केतु एक्सिस में, और इस प्रकार से फंसे हुए थे कि भाई केतु अपनी ऐसी राशि में जो पसंद नहीं है, राहु ऐसी राशि में जो उसको पसंद नहीं है, इस प्रकार से फंसा हुआ था। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं पिता के जो पार्टनर रहे, बिजनेस पार्टनर, वो अच्छे नहीं रही, और उन्होंने उनको कहीं ना कहीं पिता को फंसाने का प्रयास किया, या कह सकते हैं पिता ने जो संपदा बनाई वो पार्टनर के कारण लुट गई। तो वो सब हम तीसरे भाव से अंदाजा लगाते हैं, क्योंकि वो नवम भाव से सप्तम है। फिर हम बात करते हैं दशम भाव से षष्टम, यानी रोजगार संबंधी मुकदमा। ये आपका रोजगार है, आपका करियर, आपका सोशल स्टेटस है, इसमें कोई इस प्रकार की, कहता भी आपको कोई सामाजिक, उस पर किसी ने कोई आपको केस लगा दिया आपके खिलाफ, तो वो हम देखते हैं कि भाई उसका कोई बुरा असर पड़ेगा जीवन में कि नहीं पड़ेगा। हमने देखा तीसरा भाव का स्वामी बहुत बली अवस्था में है, और हमने हर प्रकार से मिलाकर देखा, सर्वष्टक वर्ग से बल निकाला, कहता जी कुछ होने वाला नहीं, उसने आपको केस किया है, वैसे ही उसने किया है, वो ऐसे वो डस्टबिन के डब्बे में चला जाए, उसका कुछ होने वाला नहीं है। क्लियर? तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई भी आपके अगेंस्ट कोई केस आता है, डिफ्लेमेशन का केस आता है, कोई भी इस प्रकार का केस आता है, रोजगार संबंधी केस आता है, स्पेशली रिलेटेड टू योर सोशल लाइफ, हमारा जॉब संबंधी, उसको हम तीसरे भाव से अंदाजा लगाते हैं। क्लियर होगा? ये हमारा पराक्रम भी होता है कि कितने बढ़िया ढंग से हम अपने इनिशिएटिव लेते हैं, और ये हमारा
दशम भाव से षष्ठम भी होता है। तो इस प्रकार से भी इसको सोचना है आपको। 11वें भाव से 5वां, मित्रों, बड़े भाई बहनों के बच्चे। क्लियर? तो आपके कोई बड़े भाई बहन है, उनके बच्चे, आप अपने चार्ट से अंदाजा लगाना चाहते हैं कि भाई उनको, आपको उनके बच्चों का चार्ट नहीं पता, आपको हो सकता है मित्रों का चार्ट भी आपको उस समय ना पता हो, तो फिर आप अपने चार्ट से अंदाजा लगा सकते हैं 1 2 3 4 5। क्लियर हो गया? तो आपके बड़े भाई बहनों की जो डिग्री, सर्टिफिकेशन, शिक्षा जिसको बोल रहे हैं, उसमें आपके परम मित्र, क्योंकि हम जब मित्रों की बात करते हैं तो हम सबको नहीं गिनते हैं, जिनको हम काफी ज्यादा रिगार्ड करते हैं, दिल हृदय से जिनको हम अपने नजदीक मानते हैं, उसी को 11वें भाव में मित्रों में गिना जाता है। क्लियर हो गया? और इसमें एक चीज का और ध्यान रखना है, स्पेशली ऐसा भी कहा जाता है, कोई ऐसा मित्र, कोई ऐसा पड़ोसी जिसको हम अपने से छोटे स्तर का मानते हैं, उसको तृतीय भाव में लेकर छोटे भाई बहनों वाले भाव से गिनना चाहिए। लेकिन कोई हम अपने बड़ा ज्यादा रिस्पेक्टेड है, हमारे लिए वो आदरणीय है, तो फिर वो 11वें भाव के साथ आता है। क्लियर हो गया? हम यहां से अपने चाचा के बच्चों का अंदाजा भी लगा सकते हैं, जो पिता के भाई हैं ये, और ये पिता के भाइयों की संतानें, उनके साथ आपके संबंध कैसे रहेंगे, वो सब चीजें हम तृतीय भाव के साथ अंदाजा उससे लगाते हैं। तो ये भी हमें अपने उसमें कलेक्शन में रखना है, ये पॉइंट भी। 12वें भाव से चतुर्थ, गुप्त शत्रु, विदेशियों से दुख सुख। क्लियर? 12वें भाव से गिनते तो 1 2 3 4। 12वां भाव क्या होता है? फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल। और 12वां भाव जो हमारे साथ रहते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, कुछ ऐसे गुप्त षड्यंत्र रचाते हैं। अगर 12वें भाव की स्थिति अच्छी है तो फिर ऐसा कोई षड्यंत्रकारी आपके जीवन में है नहीं, बहुत बढ़िया जीवन है आपका। और कोई आपका विदेश संबंध अच्छा है तो उस विदेशी का भवन 1 2 3 4, वो भी हम यहां से अंदाजा लगाते हैं। विदेशियों का सुख, वो हम तीसरे भाव से अंदाजा लगा रहे हैं। क्लियर हो गया? 1 2 3 4, क्योंकि चतुर्थ भाव क्या माना जाता है? सुख का। कोई आपके कनेक्शन में कोई यूरोपियन अमेरिकन है, वो अपने माता के संबंध में कुछ आपसे पूछता है कि भाई, तो अगर आपकी कुंडली में, अब देख रहे हैं, आपकी कुंडली से आप कोई विदेशी व्यक्ति है, क्लियर हो गया? अब दिमाग में यह बात आ सकती है कि सर उसको हमने 11वें भाव में क्यों शामिल नहीं किया? देखिए, अगर वो आपका बेस्ट फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, तो आप उसको यहां शामिल करेंगे। मैंने पहले ही आपको क्लियर किया, जिसको हृदय से सम्मान दे रहे हैं। लेकिन एक दूसरे कल्चर का व्यक्ति है, दूसरे धर्म का व्यक्ति है, उसके एथिक्स मोरल एकदम अलग प्रकार के हैं, लेकिन एक हमारे मन में उसके प्रति एक संवेदना है, तो फिर उसके कोई इस प्रकार के, उसके भवन के बारे में कोई अंदाजा लगाना है, उसके सुख के बारे में अंदाजा लगाना है, वो अपने लिए कोई वाहन की बात करता है, तो फिर आप तीसरे भाव से देखते हैं। क्लियर हो गया? तीसरे भाव वैसे भी अपने लिए भी हम छोटी यात्राओं के लिए देखते हैं, लेकिन अगर आपका कोई विदेशी मित्र है, मित्र मतलब फास्ट फ्रेंड है, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं है, तो फिर हम उसको तीसरे भाव से बता सकते हैं कि भाई ये जीवन में तेरा उसको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा, माता का तेरे जीवन में कोई इस प्रकार की बीमारी है, वो क्योर हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे। और इसमें फिर हम बात करते हैं लग्न से तृतीय, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वो आप लोगों ने कई दफा पढ़ा होगा, फिर से एक बार रिवाइज कर देता हूं। ये हमारा पराक्रम है। अब कई दफा आता है कि सर जब पराक्रम वाली बात है तो इसको 3 6 8 12 के साथ क्यों शामिल किया गया है? तो देखिए, इसके अलग अलग पहलू हैं। कई दफा हमें लगता है यार पराक्रम दिखाना अच्छी बात है, भाई मंगल का पराक्रम, पराक्रम अलग अलग प्रकार का होता है। हर बार हमें पराक्रम के लिए कोई शरीर की आवश्यकता ही नहीं कि मैं आपको किसी को धमकी देकर ही पराक्रम दिखाएंगे। क्लियर हो गया? तो इस पराक्रम को पहचानना है कि अगर ये शनि वाला पराक्रम है, मंगल वाला पराक्रम है, राहु वाला पराक्रम है, तो हम ये तो बात तय है कि भाई आपको पराक्रम दिखाने की आवश्यकता पड़ी, क्यों? इस प्रकार के पराक्रम किया, ऐसी परिस्थितियां बन गई। नहीं तो कई पराक्रम ऐसा होता है उस पराक्रम को दिखाने की आवश्यकता ही नहीं होती है, हमें लगता है भाई ये तो बहुत ऊंचे दर्जे का व्यक्ति है, इसके साथ बहस करने का कुछ फायदा ही नहीं है, हमें मुंह की खानी पड़ेगी। तो जब किसी व्यक्ति को तीसरे भाव इस प्रकार के पराक्रम को शो ऑफ करना पड़ता है, तो हम इसको बहुत ज्यादा अच्छी बात तो नहीं मान सकते हैं। आप इस अंतर को समझिए।
कई दफा लोग कहते हैं कि सर ये तो अच्छी बात है कि यहां पर शनि और मंगल मजबूत होकर बैठा है, हम इसको चीज को एक पार्ट में एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन आप वो भी तो समझें जहां बिना वाणी के ही आदमी को पराक्रम समझा जा रहा है कि सर इसका ज्ञान, इसका बुद्धि हम सबसे बहुत ऊंचे दर्जे का है, श्रेष्ठ ज्ञान है, तो फिर वहां पर हम उससे उलझना नहीं चाहते हैं। क्लियर होगा? आपको अपने पराक्रम को शो ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई खड़ग से या तलवार से अपना पराक्रम दिखा रहा है और कोई सिर्फ जल की बूंद हाथ में लेकर अगर 2 बूंद छिड़क दे तो सब स्वाहा हो जाएगा। ये भी एक अनंत पराक्रम है। तो हमें ध्यान रखना है कि इसीलिए हम सामान्यतः जो मंगल शनि वाला पराक्रम है इसकी जरूरत को ज्यादा अच्छा नहीं मानते। भाई कष्ट आया है तभी हमें पराक्रम दिखाने की आवश्यकता पड़ी है। भाई मैं भी जंग लड़ना जानता हूं, अगर ऐसा जंग लगने की आवश्यकता ही ना होती, वो आपको पहले ही स्वीकार कर लेता, तो फिर कहना ही क्या था। तो वो इसीलिए हम इसको थोड़ा नेगेटिव रोल में गिनते हैं। और जहां तक बात इसके दूसरे उपयोग की है तो इसमें ध्यान दीजिएगा, औपचारिक वार्तालाप, फॉर्मल कम्युनिकेशन माना जाता है। कोई बैंक में काम करने वाला अधिकारी है और कुछ प्रकार का मैनेजर है, पॉलिसी सेल करने वाला कोई व्यक्ति है, तो उसका तीसरा भाव बहुत अच्छा होगा। क्लियर हो गया? और अगर नहीं है, क्लियर हो गया, तो उसी से दिक्कत आ रही, उसी से हमें रेमेडी करना चाहिए क्योंकि उसका प्रोफेशन ही अब यही है। और दूसरा भाव वो बात करता है कि भाई कोई ऐसा स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, कोई एक ज्योतिषविद की बात कर ले, कोई एक कथावाचक की बात कर ले, कोई ऐसा मेंटर है जो परिवारों को, संबंधों को जोड़ने का काम करता है, उसका जो कम्युनिकेशन है वो दूसरे भाव से देखा जाता है। क्लियर हो गया? आपकी कन्विंसिंग पावर वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग विषय है जो तीसरे भाव में आता है कि मैंने कन्विंस कर दिया। लेकिन एक बोलते हैं ना कि उसकी वाणी में साक्षात सरस्वती विराजती है, वो दूसरे भाव का विषय है कि भाई उसने जो कहा, उसने किसी को कन्विंस नहीं किया है, मतलब दबाकर, या मतलब इट इज नॉट लाइक डिबेट। डिबेट हम तीसरे भाव से देख रहे हैं। और जहां पर हम शास्त्रीय ज्ञान में पूरी तरह सरेंडर करके अपने आप को, कि भाई वहां पर ऐसा कुछ नहीं कि भाई मैं जीता कि तू जीता, सब बराबर कर देते हैं, वो दूसरे, इसी को हम बोलते हैं इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनौपचारिक बातचीत। तो दूसरे भाव का बल, अनौपचारिक जो वार्तालाप का बल है, परिवारों को भी बांधने के लिए सबसे जरूरी है, और दूसरे भाव का बल धन कुटुंब को भी बढ़ाने वाला है। इसीलिए दादी मां, नानी मां, इन सब की कहानियां बच्चों को सुनाना बेहद जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि दूसरा भाव बली हो जाए। क्लियर? तो छोटे बच्चों को उनका सहयोग मिलना चाहिए। और कहानियां, मतलब मैं किसी का मतलब विरोध नहीं कर रहा हूं, जो फिलहाल में आजकल कहानियां चल रही हैं वो कहानियां जस्ट लाइक पंचतंत्रा, जिनका कुछ ना कुछ, हर कहानी का जिसका मॉरल है, नैतिक, कि इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, अगर वो कहानियां किसी ने नहीं सुनी है, निश्चित रूप से दूसरा भाव कमजोर मिलेगा। और ये तरीका भी है, हमें थोड़ा अटपटा लग सकता है कि सर कैसी बात, अब हम बड़े हो गए बच्चों की कहानियां सुनेंगे। यही हमारी भूल है, हम कभी ना वृद्ध होते हैं ना बड़े होते हैं, हम तो हम हैं, हमारी आत्मा सदैव अनंत ही रहती है। आप उसको जान भी सकते हैं अगर आपने रामायण महाभारत को जाना हो, कि कहां छोटे छोटे लव कुश उन्होंने पूरी की पूरी सेना को परास्त कर दिया, क्योंकि उनको उनके गुरु ने रियलाइज करवा दिया कि भाई आप कोई बच्चे नहीं है, आप तो अनंत है, आपकी आत्मा अनंत है। और जब रियलाइज करा दिया तो बस हम जान गए, और हमने उन दिव्य अस्त्रों का प्रयोग करना सीख लिया। तो हमें भी बात याद रखनी है, हम बच्चे भी हैं। ये बात अगर किसी ने मान ली है कि नहीं सर मैं तो बड़ा हो गया हूं, तो ठीक है, आप बड़े हो गए, आप दूसरे भाव का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये जो प्राइमरी एजुकेशन वाला पार्ट है, इसको भी बड़ा अच्छे ढंग से, मजे हुए ढंग से जानने का प्रयास करना चाहिए। कई बच्चों के साथ आप बैठिए और उनकी किताबें खोलकर देखिए, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ फिफ्थ सिक्स्थ वाले जो पार्ट है उनकी कहानियां पढ़िए। आपको लगेगा निश्चित रूप से जो कुटुंब का पार्ट मेरे जीवन में कम हो रहा था वो मैंने ले लिया। क्लियर? और वो मैं दोबारा बता रहा हूं, हर प्रकार की कहानियों की बात नहीं कर रहा हूं, छोटे बच्चे, क्लियर हो गया,
प्राइमरी एजुकेशन को ही सेकंड भाव के साथ हम कनेक्ट करके देखते हैं। फिर इसमें हम शहर की यात्राएं तीसरे भाव से देखते हैं, अपने शहर की यात्राओं से हमें फायदा होगा कि नहीं होगा, वो भी हम यहां से देख, छोटे भाई बहन कोई हमारे सहयोग मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फिर इसमें सेकंड से सेकंड, दूसरे भाव से दूसरा, तो दूसरा भाव क्या है हमारा, धन, कुटुंब, तो धन का नियोजन, हम ये भी कह सकते हैं धन का धन कौन है, तीसरा भाव। आपने अपने धन का नियोजन, नियोजन यानी उसको ढंग से उसकी व्यवस्था की या नहीं की, वो तीसरे भाव से देखा जाता है। कहता जी मेरे पास तो बहुत धन है, मुझे कुछ उस ज्ञान ही नहीं है कहां पर कितना धन है, उसका नियोजन का अंदाजा में करना हो कि भाई धन तो बहुत है इसके पास, वो उसका ढंग से उसको मैनेज कर पाता है कि नहीं कर पाता है, कि ये तीसरा भाव। अब इसमें अलग अलग दृष्टि है। अब शास्त्रीय दृष्टि की बात करते हैं कि तो ठीक है, हमें धन का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, लेकिन उसी ध्यान में ही सदैव नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर पता लगा हमारे कई प्रकार के हाउस बिगड़ जाएंगे। तो ये धन के नियोजन की बात करता है। अगर इसी ध्यान में हमेशा रहेंगे तो आपका 12वां भाव बिगड़ जाएगा। फिर क्लियर हो गया, 12वां भाव बिगड़ गया मतलब आपकी निद्रा उड़ जाएगी। फिर क्लियर, फिर हमें पाई पाई हम सोचते हैं कि अब खर्च करें कि ना करें। इसीलिए बोलते हैं कि 12वें भाव में भी सर्वष्टक वर्ग में कम अंक नहीं आने चाहिए, ठीक ठाक अंक आने चाहिए कि भाई अगर 25-26 आ रहे हैं ठीक है, पता लगा यहां आप 19 अंक है, यहां पर 40 है, बेहद कंजूस व्यक्ति है, उसको नींद ही नहीं आती है, वो एक एक पाई का ध्यान रखता है, यार मैंने गलत काज खर्च कर दिया, मुझे 200 रुपए एक्स्ट्रा नहीं देने चाहिए थे। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको अतिरिक्त खर्च करना चाहिए, लेकिन हम पूरा ध्यान रखें कि धन जो गलत खर्च ना हो। लेकिन जब ईश्वर की मर्जी है, किसी कार्य के लिए हो गया है, तो फिर ज्यादा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप बार बार विचार करेंगे तो फिर कई प्रकार के हाउस बिगड़ जाएंगे। उसका कहीं ना कहीं संबंध छठे भाव के साथ भी पड़ेगा। फिर छठा भाव यानी आपको रोग मिल जाएगा, नींद उड़ जाएगी, नींद नहीं आएगी, आपका पता लगा इंसुलिन कम हो जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा, इस प्रकार की बीमारियां हो जाएंगी। इसलिए ध्यान रखना है, सर्व विघ्नो वशांते। क्लियर हो गया, हमें विघ्न को शांत कर देना है, ज्यादा परेशान नहीं होना है, पूरी कोशिश करनी है कार्य करने की, मिलेगा निश्चित रूप से। ये बात ध्यान रखिए, ये अटल सत्य है, कभी भी भगवान किसी की मजदूरी नहीं रखता है। क्लियर हो गया, संसार में हो सकता है किसी ने ऐसा लगता होगा आपको भ्रष्टाचार है, उसने रख ली मजदूरी, लेकिन आपने जो किया है वो आपका फिक्स हो चुका है, वो आपको मिलना ही है, तय है। जैसे कई दफा हम बोलते हैं कि भाई राजा बलि ने 99 यज्ञ किए थे और भगवान ने वामन का अवतार बनाकर उसके साथ छल किया। जिसको कम ज्ञान है वो यही बोलेगा छल किया। शायद वो भूल रहा है कि भगवान ने उसको वो दे दिया, शायद वो 100 यज्ञ करके भी ना ले पाता। जब भगवान वामन उनके दरबार में आते हैं तो उसको ठीक है, एक दफा उससे सारी जमीन ले लेते हैं, 3 पग से वो अखिल जगत ब्रह्मांड माप लेते हैं, लेकिन उसके बाद उसको ऑफर करते हैं, हमें यह बात भी समझना जरूरी है। कहता भाई अब तू सदा के लिए मेरा हो गया है, नहीं तो तू कुछ कामना कर रहा था, मेरे को ये मिल चाहिए मुझे, कहता तुझे मैंने सब कुछ दे दिया। क्लियर, और उसको इंद्र का पद, राजा बलि को इंद्र का पद भगवान ने स्वयं ऑफर कर दिया। कहां तो वो 100 यज्ञ करके कुछ समय के लिए तीनों लोगों का अधिपति बन जाता। कहा भगवान ने स्वयं कहा अब तू हमारे पक्ष का आदमी बन गया है, तू आराम से और सदैव जहां तू रहेगा मैं तेरे द्वार पर ही तुझे मिलूंगा। यानी भगवान ने उसके लिए अपने आप को अपना द्वारपाल बनाना भी स्वीकार कर लिया। आप समझ सकते हैं कितना बड़ा आदर सम्मान, भगवान उसको एस्कॉर्ट करेंगे, कितनी बड़ी उपलब्धि। तो इसलिए सर्व विघ्नो वशांते शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योग विज्ञानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। तो हमें यह ध्यान रखना है कि भाई वो हमारी एक पाई भी नहीं रखता है। अगर इतने ज्यादा सच्चाई से आवाहन कर रहे हैं, लगे हुए हैं, लेकिन त्वरित प्रभाव में नहीं आना है, इंस्टेंटेनियस इंपैक्ट। कोई मेडिसिन भी असर करती है, उसमें भी समय लगता है। तो अगर आज हमने जीवन का ट्रैक सुधारने का प्रयास किया है तो उसमें चाहे 6 महीने 1 साल लग जाए, निश्चित रूप से फल मिलेगा। लेकिन कोई मैजिक रॉड के चक्कर में है तो फिर वो यहां भी परेशान होगा, वहां भी परेशान होगा, जिंदगी में बस परेशान ही परेशान होगा। तो इसी मंगल कामना के साथ कि आप अपने जीवन के
सभी कष्टों को दूर कर पाए और एस्ट्रोलॉजी आपको एक पाथ दे पाए इस लोक और परलोक के बीच में ब्रिज बनाने का। आज के लिए इतना ही। आपके सहयोग के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री भृगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।